श्रृंखला का ये अंतिम और समापन एपिसोड है। इस एपिसोड में हम डॉक्टर शिव कुमार तिवारी से हरिशंकर परसाई और रजनीश के व्यक्तित्व, उनके विरोधाभास और अन्य कई बातों का विश्लेषण करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि उस समय की समकालीनता में ये बिंदु क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम बात करते हैं। और मेरा प्रश्न डॉक्टर शिव कुमार तिवारी से पहला प्रश्न ये है कि ओशो और परसाई में आपने क्या समानता देखी? सबसे पहले हमको ओशो और परसाई के युग की तरफ फिर से जाना होगा। इनकी रचना धर्मिता या इनका जो कार्य है ये उस युग में प्रारंभ हुआ जिसको भारतीय पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं गांधी युग, महात्मा गांधी का युग। देश स्वतंत्र हुआ था और उसके बाद में जो तुरंत पिछले कम से कम 10 वर्ष आप कह सकते हैं या 5-6 वर्ष भी कह सकते हैं, वो गांधी युग के बहुत अधिक प्रभाव के युग थे। और तभी ओशो ने भी काम करना प्रारंभ कर दिया था और परसाई जी ने भी। और बिना ये समझे गांधी जी के को अगर हम थोड़ा सा किनारे रख देते हैं तब हम ये नहीं समझ सकते हैं कि परसाई क्या थे और ओशो क्या थे। दरअसल में था क्या कि उस वक्त या उस काल में जबकि इनकी रचना धर्मिता चालू हुई थी, प्रारंभ हुई थी, ओशो ने लिखना चालू किया था या कुछ लिख चुके थे स्वतंत्रता के बाद में, लेकिन बहुत अधिक उनको प्रसिद्धि नहीं मिली थी। ओशो भी वो अपनी वक्तृता के लिए धीरे धीरे जाने लगे थे, लेकिन उनको भी बड़ी प्रसिद्धि मिलना अभी बाकी थी। अब इन दोनों के सामने एक चीज़ थी और एक समानता जिसकी आपने बात कही, वो हमको ये देखना पड़ेगी कि बौद्धिक दृष्टि से या सैद्धांतिक दृष्टि से वो उस ज़माने में क्या करना चाहते थे। क्योंकि उस ज़माने में जो यदि किसी व्यक्ति को एक बड़ी अपनी पहचान बनानी थी तो महात्मा गांधी का अनुयायी होकर अपनी बड़ी पहचान बना सकता था। उस ज़माने में ऐसे बहुत सारे लोग थे। शासन भी कांग्रेस का आ चुका था स्वतंत्रता के बाद। परिणाम ये था कि कम से कम सैद्धांतिक रूप से यदि गांधी जी के आप पक्षधर हैं, सैद्धांतिक रूप से मैं बोल रहा हूँ, तब शासन का भी आपको शासन भी आपका पक्षधर था। लेकिन ऐसे समय में इन दोनों में समानता जो हमको सबसे पहले मिलती है कि इन्होंने जो एक बनी बनाई कुर्सी थी उसमें बैठने से इनकार कर दिया। ओशो ने भी और परसाई ने भी। मैं दोनों का विश्लेषण थोड़ा सा देना चाहूँगा आपके सामने। परसाई ने गांधी युग में एक ऐसी विचारधारा चुनी जो कि गांधीज़म से या गांधीवाद से एकदम फर्क थी। और हम इसे कहते हैं कम्युनिज्म या साम्यवादी विचारधारा। परसाई जी पूरी तौर से यह मानते थे, माने मन में उनके ये चीज़ जम चुकी थी कि हिंदुस्तान में गरीबी तभी दूर हो सकती है या हिंदुस्तान का एक सामान्य व्यक्ति
तभी सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है जब भारत की जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है और जिसके प्रति गांधी जी थे, अगर वो चीज़ हट जाए तब यहाँ पर हमारे पास में प्रसिद्धि माने जो है कोई आशा की किरण बन सकती है जी कि देश स्वतंत्र होगा। और रजनीश जी का इसमें क्या था जी? मतलब ये तो परसाई थे, दोनों गांधी काल में। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। रजनीश, अब मैं रजनीश जी के बारे में बताता हूँ जी कि इस तरीके से पहले आप परसाई जी को पूरा आप 2 मिनट और 1 मिनट और सुने जी कि इस तरीके से परसाई जी एक स्थापित जी किंतु विदेशी फिलॉसफी या एक विचार या एक राजनीति उससे पूरी तौर से सहमत थी जी। और वे चाहते थे कि उनके पास में एक पूरा जो विज़न था वो उनका साम्यवादी विज़न था, पूरा बनाना चाहिए। ये एक बात हो गई जी। दूसरी बात रजनीश जी की जी। रजनीश जी में और इनमें समानता वही है जी कि जिस तरीके से परसाई जी ने हिंदुस्तान के किसी भी स्थापित चीज को, स्थापित कुर्सी को स्वीकार नहीं किया, उसी तरीके से रजनीश जी ने भी जी किसी भी स्थापित धर्म को, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो या चाहे वो बौद्ध धर्म हो, उसे उन्होंने उन अर्थों में स्वीकार नहीं किया जिन अर्थों में दूसरे लोग स्वीकार करते हैं जी। निश्चित रूप से उन्होंने इन धर्मों से या इन भारत की संस्कृति से बहुत कुछ लिया जी। लेकिन लेने के बावजूद भी उन्होंने भी लगभग वही जो अंतिम चरम सत्य जिसको हम बोलते हैं वही कहा जो परसाई जी बोल रहे थे, मानव कल्याण जी। माने आपके आचार्य रजनीश भी जी मानव कल्याण की बात कर रहे थे, लेकिन वो ये बोलते थे, वो उनका ये पक्का कहना था कि ये जो स्थापित धर्म है जी इनसे कुछ नहीं होने वाला है, आपको ये सब सीमाएं तोड़नी है और व्यक्ति को पूरी तौर से सब बेड़ियों से मुक्त होकर ऊपर उठना है और तब वो जो है वो आगे बढ़ सकेगा। जब तक वो धार्मिक बेड़ियों को, दूसरी चीज़ों को पकड़े रहेगा तब तक उसमें कुछ नहीं होने वाला जी। यहाँ पर आप ये चीज़ को थोड़ा समझ लें जी कि दार्शनिकता में और रिचुअलिस्टिक जी रियलिटीज में जी। ये फर्क है जी। ये दोनों महापुरुष जो थे जी इन्होंने भारतीय धर्मों के रिचुअल को पकड़ा है जी, फिलॉसफी को नहीं पकड़ा है, रिचुअल को पकड़ा है। जैसे कि पिंडदान, जैसे कि मंदिर में जाना, जैसे कि कोई धार्मिक कार्य में पुरोहित को बुलाना जी। इन सब चीज़ों को ही इन्होंने पकड़ा हुआ है। मतलब रजनीश और परसाई दोनों ने पकड़ा हुआ है और दोनों ने इसकी आलोचना की है जी। उस मामले में दोनों समान हैं जी। लेकिन जहाँ तक उस दार्शनिकता का सवाल है जी, वहाँ पर परसाई जी दार्शनिकता में साम्यवादी हो गए हैं जी कि गरीब आदमी का ही शासन चलना चाहिए जी। और सामूहिक शासन जो है वो एक रियलिटी होना चाहिए जी। जैसे कि साम्यवादी रूस में है जी। ये उन्होंने मान लिया। लेकिन आचार्य रजनीश ने इसका पूरा विरोध किया जी। इन्होंने कहा कि अगर एक भीड़, चाहे वो मजदूरों की हो चाहे किसी की भी हो, अगर वो इकट्ठी होकर किसी राष्ट्र को चलाएगी, किसी बड़े समाज को चलाएगी, उससे समाज का कोई उद्धार नहीं होने वाला है। क्योंकि व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, हमेशा व्यक्ति ही कार्य करता है और हमेशा व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही आगे बढ़ाना जी। इन दोनों चीज़ों में बारीक फर्क है। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में ये और चीज़ है कि रजनीश व्यक्तिवादी थे और जो बात आप बोल रहे हैं, और परसाई की सामाजिकता बहुत व्यापक थी। ऊपरी तौर से हमको ऐसे ही लगता है जी। ऊपरी तौर पर परसाई जी ने भी लिखा है एक जगह जी, रजनीश जी की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा है जी कि रजनीश क्या बात कर रहा है जी। व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए, बल्कि उन्होंने जो शब्द का उपयोग किया हुआ है अपने टेक्स्ट में, हरामखोर,
जो कि बहुत अच्छा शब्द नहीं है जी, गरिमामय नहीं है। हाँ, गरिमामय तो नहीं है जी, लेकिन उनका ये मानना है, लेकिन शब्द सही है जी, हरामखोर मतलब मुफ्तखोरी। उनका ये कहना है कि भाई मुफ्तखोरी अगर आदमी कोई करता रहे और स्वयं के बारे में अपने को बहुत ऊंचा करता रहे तो उससे समाज निश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा। जी, ये परसाई जी का मुन है। और इसी में एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि परसाई जी, जो कि मैंने शुरू में भी कहा था कि इन दोनों ने किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में गांधी का विरोध किया, जी, लेकिन यहाँ पर वही परसाई गांधी जी को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि कम से कम महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़े समूह को दिशा दी, उनके साथ आगे बढ़े। और वो ये तो नहीं कह सकते थे कि सत्याग्रह शब्द का उपयोग तो नहीं कह सकते थे, वो यही कह सकते थे कि भाई हाँ, एक जो है किसी प्रकार का एक उन्होंने जागृति पैदा करने की कोशिश की। सत्याग्रह शब्द का उपयोग नहीं करते थे। जी। अब ये बात जो है ऊपरी तौर से हम सबको लगती है कि, और उनका जो आपके रजनीश जी का जो बड़ा साहित्य है उसमें भी वही चीज़ है कि व्यक्ति को जो है महान बनना चाहिए, व्यक्ति ही सब कुछ करता है। वो तो सब ठीक है, मुझे भी ठीक लगता है, और शायद मैंने इसीलिए अपनी पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि ओशो जो थे वो लोकोत्तर थे। मैंने बड़ा शब्द यूज़ किया है, लोकोत्तर। जी। लेकिन व्यक्तिवादी को जिन अर्थों में समझा जाता है, जी, उन अर्थों में अगर हम ओशो को व्यक्तिवादी समझेंगे जी, तो एक गलत तरीके से हम एक महान व्यक्ति को की टीचिंग्स को जी, या उसके व्यक्तित्व को गलत समझ पा रहे हैं। जी, देखिए, अगर कोई व्यक्तिवादी व्यक्ति है तो वो अपना बैठा रहेगा, अपने आश्रम में बैठा रहेगा। वो कभी भी ये नहीं कर सकता है कि वो अपने विचार को जो है टेप कराए, उसका प्रचार प्रसार कराए, इतना प्रचार प्रसार कराए कि दूसरे देशों में जाए, और स्वयं जो है दूसरे देश में जाकर एक रजनीशपुरम बनाने की कोशिश करे। रजनीशपुरम वहाँ पर बना भी दिया जाए, उसमें कम्यून भी बन जाए, और उसके बाद में वहाँ के लोगों को ये भी बताया जाए कि भाई आप लोग जो है आप लोग भी एनलाइटेंड होइए, और फिर उसके बाद में उनको जो लोकल जनता की एक तरीके से अप्रसन्नता भी झेलनी पड़ेगी, या सरकार की भी अप्रसन्नता झेलती है, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन एक जो आइसोलेटेड या आइसोलेशन पसंद वाला व्यक्ति है, वो ये सब नहीं कर सकता। ये सब वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में ये पक्का है कि वह जो है कोई ऐसा काम करने वाला है, ऐसा या कोई ऐसा विचार फैला लोगों को देने वाला है जिसको मानने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों। अब मानने वाले यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं तो बिना किसी संगठन के कभी मानने वाले ज़्यादा से ज़्यादा हो नहीं सकते जी। वो संगठन आगे हाँ, वो तो मैंने एक समझ ली सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई जी। तो इस तरीके से रजनीश जी की विचारों को तो आप कह सकते हैं जी कि वो व्यक्तिवादी विचार हैं उनके, लेकिन उनके जीवन में जो उनका कर्म है जी, उसको अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत ही व्यक्तिवादी रहे हैं। निश्चित रूप से वो लोगों को भी समझते थे, लोगों की ताकत को भी समझते थे, और इसीलिए उन्होंने ये समझा जाता है कि करीब करीब 110 देशों में अपने संगठन भी उनके लोगों ने खड़े किए। यदि वो निहायत व्यक्तिवादी होते तो हमारे यहाँ जैसे सैकड़ों साधु संत हैं उसी तरीके से वो भी रह जाते, लेकिन वैसे तो नहीं है जी। आपने अभी जब चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया कि 100 से अधिक देशों में उनका कम्यून पहुंचा, और अमेरिका में भी जब उनका कम्यून पहुंचा तो वहाँ सरकार ने भी और जनता ने भी उनका विरोध किया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब जबलपुर में उन्होंने अपने प्रवचन की श्रृंखला शुरू की और रजनीश का प्रादुर्भाव हो रहा था, उनका उदय हो रहा था, उस समय उनके समाज में कुछ लोग उनके पक्ष में रहे होंगे और कुछ लोग उनके विपक्ष में रहे होंगे, तो वो थोड़ा हम लोग को जानकारी दीजिए। यह आपका प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। पहली चीज ये
कि जो ओशो के भक्तों ने बड़ी बड़ी पोथियों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, वो मैं जो बोलने वाला हूँ उसके कॉन्ट्रडिक्शन में आएगी जी। उसमें कुछ चीज़ें निश्चित रूप से कॉन्ट्रडिक्शन में आएगी। नंबर 1, मैंने जो बहुत सारी पोथियाँ पढ़ी हुई हैं जो ओशो के विभिन्न संप्रदायों के उनके शिष्यों ने लिखी हुई हैं, जिन्होंने उनके उस ज़माने में, मतलब जबलपुर में जब तक वो थे तब तक कभी दर्शन भी नहीं किए थे, बल्कि उसके कहो 10 साल बाद भी तक भी न किए रहे हो, सब ने उन्होंने एक सुर से लिखा हुआ है कि ओशो ऐसे थे कि वो कुलपति को उन्होंने मैंने जो है निरुत्तर कर दिया, उन्होंने रजिस्ट्रार को कर दिया। ये मैं बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है ये सब टेक्स्ट में। उन्होंने अपने हेड्स को जो है वो देख लिया। अरे भाई, आप पहले देख तो लीजिए ये लिखने के पहले कि आचार्य रजनीश किसी कुलपति से क्यों बात करने जाएंगे। अरे कुलपति विश्वविद्यालय में होता है, ये कॉलेज में थे। जब कॉलेज में थे और विश्वविद्यालय में जाने की जरूरत ही नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। उस जमाने में रॉबर्टसन कॉलेज इतना महत्वपूर्ण था कि वहाँ के प्रोफेसर, जैसे मैं नाम लेके बता रहा हूँ, DS नाग और इकोनॉमिक्स के महान विद्वान, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाने रॉबर्टसन कॉलेज में आया करते थे और वो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस पढ़ाते थे। माने वहाँ का आदमी हमारे यहाँ आता था, यहाँ का आदमी कोई नहीं जाता था। तो आचार्य रजनीश, जिनके ज़माने में वाइस चांसलर पद्म भूषण पंडित कुंजीलाल दुबे थे, जो कि स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे, और न केवल विद्वान थे, बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं आपको कि उन्होंने भारत के विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर्स हैं, उन सबका एक जो उन सबका एक शिष्टमंडल जो था, भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम भेजा था, उसके वो अध्यक्ष थे। तो इतना बड़ा आदमी जो कि अपने आप में बड़ा शालीन था, अरे भाई, उससे और हमारे आचार्य रजनीश जो स्वयं बहुत बड़े शालीन और बहुत ही बढ़िया आदमी थे, उनमें झगड़ा क्यों होगा साहब? और उसमें रजनीश जी उनके पास में क्यों कुछ कहने जाएंगे? लेकिन ये लिखा गया है जी। रेक्टर ओमावर मिश्र हुआ करते थे, जो नागपुर से आए हुए थे। वो बहुत ही जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही पटु, बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्ति थे। कभी किसी से फालतू मिलते नहीं थे, अपने काम से काम करते थे और विश्वविद्यालय को वो जो 18 घंटे तक की सेवाएं दिया करते थे। पैसे तक का उनको मुँह नहीं था, व्यक्तिगत रूप से हम लोग जानते। वो आचार्य रजनीश से क्यों, उनसे क्या होता सर? तीसरा आते हैं हम अपने कॉलेज में उनके ज़माने में एक काफ़ी अरसे तक जो हेड थे, उनका नाम था प्रिय कुमार सिंह, डॉक्टर PK सिंह। उनके व्यक्तित्व की बात बता रहा हूँ। उसको रजनीश जी से क्या मतलब साहब? वो बात करेगा इनसे? अरे रजनीश जी वहाँ बैठे हुए हों, उसके अलग से कुर्सी रहती थी, तो वो अपना वहाँ बैठे रहते थे। उनका एक मतलब, उनका एक अलग बैठने का तरीका था, अलग वो सब था। रजनीश जी उनको कोई मतलब नहीं। अब ये जो है इनके जो शिष्यों ने ये लिखा है कि वो उन्होंने उनको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, उनको ऐसा कर दिया। अरे शास्त्रार्थ में पराजित तो तब होगा जब आदमी आपस में बात करेगा। जब वो बात ही नहीं करेगा तो काय में शास्त्रार्थ पराजित? तो ये जो है मैं बता रहा हूँ, ये जो पुस्तकों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं आज, अब वो यहाँ तो भैया सही नहीं है। अच्छा, अब आइए कि रजनीश जी जबलपुर के, जो आपका जो मूल प्रश्न है कि जबलपुर के प्रमुख लोगों से कैसे मिले, कौन से लोग थे जिन्हें वो पसंद करते थे, कौन से थे ऐसे थे जो नहीं पसंद करते थे, यही आप जानना चाहते हैं? उनके पक्ष या विपक्ष में कौन थे? नहीं, पक्ष में विपक्ष में बात अपन न करें। अपन ये कहें कि रजनीश जी को कौन से लोग पसंद करते थे और कौन से ना पसंद करते।
सबसे पहले लेपर जो पसंद करते थे, जी, पसंद करते थे जी, या उनको चाहते थे, जी, उनको बहुत पसंद करते थे। सबसे पहला नाम मैं लूँगा हमारे खुद के स्टाफ में। मैंने पिछली वक्त भी बोला था, पहले बार भी, जी, कि हम लोग जब बैठा करते थे, मैं भी रजनीश जी के पास बैठा करता था। जी, नॉर्मल तौर पर दाहिने में बाएं तरफ जो है, दाहिने तरफ कुर्सी रखी रहती थी, इसी टाइप की कुर्सी थी, उसमें मैं बैठ जाता था। जी, और हमारे सामने जो है एक मध्यम वय की महिला बैठा करती थी, जो कि रजनीश जी से इतना ज़्यादा प्रभावित थी जी, कि लगभग हाथ जोड़े रहते थे। जी, और वो थी प्रोफेसर जी, हिंदी की, उनका नाम था कमला जैन। कमला जी, तो कमला जैन उनको बोलती थी मास्टर। जी, अब वो मास्टर क्यों बोलती थी, अब ये तो मुझे नहीं मालूम ठीक कि क्यों बोलती थी, लेकिन उस जमाने में ये कहा जाता था जी, कि रजनीश जी से एक बार उन्होंने, जी, मैंने भी सुना है, क्योंकि ये जो चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ मैं स्वयं नहीं देख सकता था, जी, लेकिन सुना, मैं ये ज़रूर आपको पक्का बता सकता हूँ कि उस ज़माने में जी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जी, लोगों को पता थी। हमने ये सुना उस वक़्त जी, कि रजनीश जी उस वक़्त तक पास्ट रिग्रेशन लाइफ जो होती है, जी, पीटी जी, जी, उस चीज़ को उसका प्रयोग करने लग गए थे वो। लेकिन वो रजनीश जी बहुत ही परिपक्व व्यक्ति थे, बहुत ही ज्ञानी आदमी थे, और वो मतलब कभी भी किसी प्रकार का कोई ओछा काम, वो तो आप सोच ही नहीं सकते। मतलब मैं तो ये कहूँगा, रजनीश जी से किसी भी प्रकार का हल्का फुल्का काम आप सोच ही नहीं सकते, हल्का विचार भी नहीं सोच सकते जी, वो कभी नहीं हो सकता। लेकिन हमने जो सुना है जी, वो ये सुना है कि एक बार ये जो मैडम थी, जी, उनके पीछे पड़ गई जी, कि नहीं साहब, आपके पास में तो इतना वो है, और आप वो ये बता सकते हैं और वो बता सकते हैं, आप तो मुझे बताइए साहब, मैं कि मतलब पिछले जन्म में क्या था, जी, अब पिछले जन्म में क्या थी, क्या बताया, उसके बारे में लोगों को कहना क्या है कि रजनीश जी ने कभी उनका वो पीटी जी करके उनको जब पुराना दिखाया, जी, तो शायद वो कहीं किसी 2-4-6 जन्म पहले या 4-5 जन्म पहले कभी किसी मंदिर की देवदासी थी, देवदासी थी। जी, जी, इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, और उनको उनके ऊपर ये सोचने लगी थी कि अरे वो तो लाइफ मैंने अच्छी नहीं थी, जी, और अब जो है रजनीश जी ही उन पर कृपा कर सकते हैं, जी, और वो जो है एक बेहतर व्यक्ति बन सकती है। अब शेष क्या था क्या नहीं था उसके बारे में हम नहीं जानते, जी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में, उतने जीवन में, रजनीश जी का सबसे बड़ा भक्त या बड़ी भक्तन जो भी कह लीजिए, उन्हीं को देखा था अपने आँखों से। जी, कमला जैन, श्रीमती कमला जैन, श्रीमती जी, हाँ, जो हमारे यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जी, दूसरे लोग भी थे कुछ, जी, लेकिन वो उनकी तुलना में कम थे। जी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जी। जो कि उनके, अच्छा, कॉलेज से बाहर जो जबलपुर का समाज था, हाँ, उसमें हम बता रहे हैं आपको। जी, क्या था कि अब ये चीज़ जो है बड़ी अजीब सी लग सकती है अपने को सुनने में, जी, कि रजनीश जी भी जो है किसी धार्मिक संस्था या धार्मिक समुदाय के किसी कार्यक्रम में जाते रहे होंगे, जी, क्योंकि वो आप देखेंगे उनकी पूरा जीवन भी इसी प्रकार का है कि वो किसी धर्म वर्म से संबंधित सभाओं में नहीं गए थे, खुद ही के उसमें जाते रहे। लेकिन वास्तविकता ये है कि उस जमाने में साल में एक बार, जी, अपने यहाँ जबलपुर में एक जैनियों का, जी, एक बहुत बड़ा वो हुआ करता था, कार्यक्रम हुआ करता था, संत तरन जयंती, जी, और उसमें वो बहुत सारे विद्वानों को बुलाया करते थे। जी,
अलग अलग धर्मों के लोग बोलते थे, अच्छा बोलते थे। जी लेकिन मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं, मेरी उम्र जो है जी उस वक़्त इतनी नहीं थी जी कि मैं उतना तात्विक चीज़ों को समझूं। जी उतनी उम्र नहीं थी तब मेरी। जो समझता था थोड़ा बहुत ही समझ सकता था। रजनीश जी उस का जब नंबर आया या वो बोले, तब बहुतों ने हमको बताया, और विशेष रूप से बाद में जो हमारे कलीग प्रोफेसर थे, उनका नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ, कस्तूर चंद जैन जी प्रोफेसर थे हिंदी में साइंस कॉलेज में। जी उन्होंने बताया कि उस बड़ी सभा में बहुत से अच्छे अच्छे लोग आए थे, जी बहुत से धर्मों के ज्ञाता भी थे, अच्छा बोले, सब कुछ। लेकिन जब रजनीश जी बोले जी तो वो बात ही दूसरी थी। पूरी सभा जो थी मंत्रमुग्ध हो गई। ये पहला अवसर था जी कि जी ये पहला अवसर था जी जबकि जबलपुर वासियों ने एक बड़ी संख्या में ये देखा कि उनके खुद के शहर में एक इतना सुलझा हुआ आदमी है और इतना अधिक विद्वान आदमी है। ये दरअसल में उसी तरन तारण जयंती का प्रभाव था। जी इस तरन तारण जयंती ने जहाँ रजनीश जी को एक प्रसिद्धि दी, वहीं इनके विरोधियों को की संख्या बढ़ाई। जी और जितने भी जो आपके साम्यवादी कार्यकर्ता थे जबलपुर में, वसुधा उस वक्त की प्रमुख जो है पत्रिका हुआ करती थी परसाई जी की, वो सब इनके विरोध में धीरे धीरे होने लगे इस भाषण के बाद में। जी और इस भाषण के बाद में ही जबलपुर के बहुत सारे जो समृद्ध परिवार थे, अच्छे लोग थे, जी वो रजनीश जी के करीब आने लगे। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो मेरे ख्याल में वेल डॉक्यूमेंटेड है, जी जिसके बारे में अधिकांश जबलपुर के लोग जानते हैं, क्योंकि वो है भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि जबलपुर के बड़े शीर्ष पुरुषों में से एक हैं। जबलपुर के साहित्य के समझ लीजिए कि पुरोधा हैं, जी सेठ गोविंद दास या बाबू गोविंद दास जी। तो बाबू गोविंद दास जी के साथ में दुर्घटना घटी। उनके जो पुत्र थे जगमोहन दास जी, उनका आकस्मिक निधन हुआ, हृदयाघात था। जी हालांकि लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल कुछ वो था, उसको वो नहीं सह पाए, दिवंगत हो गए। अब वो जो भी रहा हो, लेकिन एक पिता के लिए तो बहुत बड़ी दुर्घटना थी। जी बहुत बड़ा। सेठ गोविंद दास ज्ञानी आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, बड़े साहित्यकार थे। उनके एक पुत्र और भी थे, मनमोहन दास जी। जी लेकिन जगमोहन दास की मृत्यु ने उनको काफ़ी तोड़ दिया था। और तब क्या हुआ, उनमें से जो जिन लोगों ने रजनीश जी के बारे में गोविंद दास जी से बोला, उसमें एक हमारे कस्तूर चंद जैन भी थे, प्रोफेसर, जो साइंस कॉलेज में होते थे, वो आते रहते थे हम लोगों के पास। उनका ये कहना है, कस्तूर चंद जी ने हमको बतलाया, वो हमारे साथ रहे बहुत दिन तक, और उनकी डेथ जो है वहाँ पर रायपुर में हुई, कैंसर हो गया था उनको। वो बताते हैं कि साहब जब इनको लेकर गए, ओशो को लेकर, तो उस वक्त पहले मीटिंग में तो गोविंद दास जी सुनने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन जैसे ही ओशो ने थोड़ा सा बोला, मानो उनको लगा जैसे कि कोई मछली जो है पानी से अलग कर दी गई हो और फिर से उसको पानी में बैठा दिया। यही उन्होंने हमको बतलाया, कुछ ऐसी स्थिति आई जी। और जैसे जैसे वो थोड़ा सा आगे बोलते गए, वैसे वैसे गोविंद दास जी में एक समझ लीजिए कि प्राण संचार जैसा हुआ। उसके बाद वो कितने दिन तक गई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत दिनों तक वो लगातार बकरी गए जी। और गोविंद दास जी के ऊपर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। मेरा ये मानना है कि ये वो वक्त था कि सेठ गोविंद दास जी के यहाँ जाना या बकरी में जाना
अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ वो करती थी। जी। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे, वो कभी किसी के घर नहीं जाते थे, लेकिन वो सेठ जी के घर जाते थे। किसी के घर जाना, प्रधानमंत्री का उनका घर जाना, जी। अद्भुत बात है, बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। और उससे आदमी का स्टेचर पता चलता है। और इतना बड़ा आदमी जो कि प्रोटेम स्पीकर रहता रहा हो भारत का, जिसने कि हिंदी साहित्य के लिए काफ़ी कुछ लड़ा हो, और फिर जो साहित्यकार हैं उन्होंने बहुत कुछ लिखा है गोविंदास जी के बारे में, 100 नाटक लिखे हैं। जी। मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ कि उनकी क्वालिटी क्या थी, कैसा जी, है। जी। ये था कि वो मतलब जबलपुर के समाज में नहीं जी, जबलपुर के पर्यायी थे वो। जी, जी। नहीं, लेकिन मतलब रजनीश के वो बहुत बड़े समर्थक और उनको सम्मान देने वाले सेठ गोविंदास रजनीश जी जब वहाँ पहुँचे जी, और जब उन्होंने लगातार दिया, तो माने ये हम कहेंगे जी कि उनके कारण जी रजनीश जी को अद्भुत ख्याति मिली। अच्छा, उनके कारण जी, उनके कारण सेठ गोविंदास के कारण बहुत बड़ी ख्याति उनको मिली। जी। और इस तरीके से रजनीश जी का जो है एक स्टेचर जिसको अपन कहते हैं जी, जबलपुर में तो अनकम्पेरेबल हो गया। जी, नहीं, मतलब मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब रजनीश जी सेठ गोविंदास से मिले और सेठ गोविंदास के अंदर उन्होंने एक आत्मविश्वास का संचार किया, तो एक उस समय रजनीश जी एक बोलते हैं कि अपने पैर जमा रहे थे जबलपुर में, तो उनके अनुयायी हो गए थे। तो क्या उस समय जैसे शहीद स्मारक में उनके व्याख्यान होते थे, तो वो सुविधाएं भी सेठ गोविंदास ने उनको आर्थिक रूप से उपलब्ध कराई होंगी? ये इसके बारे में मुझे ठीक याद नहीं। जी, जी। न मुझे कुछ मालूम है जी, क्योंकि ये तो जो है जो बकरी से संबंधित लोग हों जी, वो ज़्यादा बता सकते। मैं क्या बतला सकता हूँ? मैं तो जी। मतलब कॉलेज से संबंधित ज़्यादा जानता रहा हूँ जी, और ये कह सकता हूँ कि सेठ जी के कारण जी उनकी ख्याति यहाँ पर बढ़ी, बहुत बड़ी। और उनकी ख्याति बढ़ने के साथ ही साथ जी, उनके विरोधी बढ़े। जी, लेकिन जो यहाँ पर जो माने आप देखेंगे कि सैद्धांतिक रूप से जो उनके मतभेद में थे, जी, वो इनके गुरु जी थे। जी, माने जो परसाई जी थे, जी, वो सैद्धांतिक रूप से विरोधी थे। वो तो मानते ही नहीं थे कि कोई जो व्यक्तिवादी जो है व्यक्ति है, वो कोई मनुष्य जाति का भला कर सकता है। जी। उनका तो ये मानना था कि साम्यवादी ही भला कर सकता है। जी। उस वक्त अगर मान लीजिए ओशो के खिलाफ एक साम्यवादी माने रचना में कुछ टार्च सेलर, टार्च बेचने वाला, जी, सूरज छाप टार्च, ये माने लिखा गया, जी, जिसमें आलोचना थी। अब उसके उस लेख की सैकड़ों लोगों ने तारीफ की, जो उस जमाने में बड़ी कठिन बात थी। आज तो आप देखेंगे कि मोबाइल और वो जो है वो सब सरल हो गया है, इतनी लाइक, और देखो उस ज़माने में तो बड़ी मुश्किल होता थी, लेकिन साहब उन्होंने उस ज़माने में भी इस चीज़ को सहज बना दिया था। जी। और इसमें हमने देखा कि जो रजनीश जी थे रॉबर्टसन कॉलेज में थे, जी, इनके पक्ष में इस कॉलेज के बहुत लोग मोबिलाइज हो ही नहीं सकते थे। उसका एक कारण था, जी, क्योंकि तब तक भी जो प्रिंसिपल्स हुआ करते थे, जब तक रजनीश जी रहे, वो समझ लीजिए कि ब्रिटिश जो कल्चर जो थी, जी, उसके आखिरी अंश थे। हाँ, अंश हुआ करते थे, जी, जो कि थोड़ी बहुत मात्रा में या 2-3 मैंने समझ लीजिए 20 से 25% में उसी ढंग से अपना व्यवहार रखते थे। पहले उस व्यवहार का मतलब ये कि खुद भी इंडिविजुअलिस्टिक हैं, जी, कभी कोई मतलब वो इकट्ठा, जैसे कई लोग मिल जाते हैं और वो सब वो करते हैं, जी, उस सब से दूर रहना, ये सब मतलब ये रॉबर्टसन कॉलेज। जी। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में ये चीज़ नहीं थी। थी। प्राइवेट कॉलेजों में तो क्या सब संगठित हुआ करते थे। जी, तो प्राइवेट कॉलेजों में नाम नहीं लेना चाहूँगा, जी, वहाँ पर कुछ तथाकथित प्रोफेसर्स थे जो कि परसाई जी के भक्तों में से थे। जी, वो सब रजनीश जी के खिलाफ, जी, और वो हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि रजनीश जी का जो है वो, जी, तो इस तरीके से विरोध में बहुत सारे लोग मतलब तो पैदा हुए। तो जैसे कि मैंने गोविंदास जी के कारण जी, हमारे यहाँ का एलिट जो है जी,
वो रजनीश जी के पक्ष में गया, जी लेकिन उनके साथ ही साथ जो समाजवादी तत्व था जी वो उनके विरोध में भी विरोध चला में गया। गया। विरोध में चला। क्योंकि चाहे रजनीश हों जी और चाहे परसाई हों, जी ये दोनों बड़े व्यक्तित्व थे भाई। आखिर परसाई जी भी जो है जी कलम के जादूगर तो थे ही, जी तो उनका व्यक्तित्व कोई कम तो था नहीं। जी तो उनके चाहने वाले खूब हैं, सौ के चाहने वाले खूब हैं। जी तो जब ये दोनों हमारे हीरो हैं, मतलब जी अब भले ही एक दूसरे से ये लोग विरोध रहे, वो एक अलग बात है, जी लेकिन थे हीरो दोनों। जी। तो ये थी हमारी डॉक्टर शिव कुमार तिवारी से बातचीत। डॉक्टर शिव कुमार तिवारी ने हरिशंकर परसाई और रजनीश के बारे में, उनकी समकालीनता के बारे में हमको बहुत विस्तार और व्यापकता से बताया। और मुझे लगता है कि हमारे चैनल को देखने वालों ने कभी भी परसाई और रजनीश की जो बातें हैं वो पहली बार सार्वजनिक रूप से बाहर निकल कर आई हैं। और वो पूरी इसलिए वो सार्वजनिक हो पाई है क्योंकि डॉक्टर शिव कुमार तिवारी की दोनों से बहुत निकटता थी। और इस जो तरह की जो बातचीत है इसमें परसाई और रजनीश की जो उस समय की समकालीनता थी उस पर डॉक्टर शिव कुमार तिवारी जी ने बहुत ही बारीक होने के साथ साथ बहुत गहनता के साथ उसका विश्लेषण किया है। हम उनके आभारी हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में जबलपुर से संबंधित ऐसी कई जानकारियां हैं जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई हैं। हम उनसे आगे भी इस प्रकार की बातचीत करते रहें। नमस्कार।